और अब भी तन्हा तेरे बिना, तो बना लिया तुझे हम सफर, तुझे छीन लाऊं खुदा से मैं, कोई उसका तुझ पे तो हक नहीं, तेरे इस जहां में ऐ खुदा, वो नहीं तो लगता है कुछ नहीं। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया हम तो ये गम ही सही। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। बेचारा कहाँ जानता है, खलिश है ये क्या खला है, शहर भर की खुशी से ये दर्द मेरा भला है, जश्न कोई रास ना आए, जज़ा तो बस गम में आया है। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो सही। दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि हमने सबसे पहली कबर इरफान खान जी की हमारे चैनल के लेजेंड्स के माध्यम से दिखाई है। दोस्तों इरफान खान की वो आखिरी 3 बातों को सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। दरअसल 11 फरवरी को इस दुनिया ने आखिरी बार इरफान खान की आवाज़ सुनी। मौका था इरफान खान की अपकमिंग मूवी अंग्रेजी मीडियम की ट्रेलर लॉन्च। अब फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करने से पहले इरफान खान की कांपती और कमज़ोर आवाज़ ने एक ऑडियो मैसेज रिलीज किया जाता है। दोस्तों एक दौर ऐसा भी आया था कि इरफान खान अपने पैरों से चल भी नहीं पा रहे थे और जब मीडिया में आए तो उन्हें अपना चेहरा छुपाना पड़ा था। इस ऑडियो मैसेज में इरफान खान अपनी फिल्म के बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान, मैं आज आपके साथ हूँ भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है, और हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है। और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी शायद। एंजॉय द ट्रेलर एंड बी काइंड टू ईच अदर एंड वॉच द फिल्म एंड यस, वेट फॉर मी। इरफान खान की इस आवाज़ में साफ नजर आ रहा था कि वो अपनी मौत को सामने खड़ा देख रहे हैं। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। साफ समझ में आता है कि इरफान खान को बोलने में भी मुश्किल पेश आ रही है। उनकी आवाज़ का दर्द साफ छलकता है। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा? इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। उन्होंने मौत से पहले एक खत लिखा था। दोस्तों वो खत अंग्रेजी ज़बान में है, उसका उर्दू तर्जुमा करके हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि कैंसर से बड़े मरज से लड़ने वाले इरफान खान क्या सोचते थे। ज़िंदगी की बहारें रंगीनियाँ, शोबेश चकाचौंध, सब कुछ देखने वाले, दौलत शोहरत इज़्ज़त अपनाने वाला आदमी जब बिस्तर मर्ग पर गए
तो उन्होंने क्या सोचा और क्या लिखा। आपको ये बता दें कि ये ख़त इरफान खान ने लंदन के एक अस्पताल में जब गुज़रे इलाज थे वहाँ बैठकर लिखा था। उस अस्पताल की खिड़की से लंदन का मशहूर तरीन क्रिकेट ग्राउंड और लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड भी नज़र आता था। इरफान खान ने अपने ख़त में क्या लिखा था, आइए हम आपको बताते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हारी आँख उस झटके से खुलती है जो ज़िंदगी तुम्हें जगाने के लिए देती है। तुम हड़बड़ा कर उठ जाते हो। पिछले 15 दिनों से मेरी ज़िंदगी एक सस्पेंस वाली कहानी बनी हुई है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अनोखी कहानियों का पीछा करते करते मैं खुद एक अनोखी बीमारी के पंजों में फंस जाऊंगा। अभी थोड़े दिनों पहले ही मुझे अपने न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर के बारे में पता चला है। मुझे ये भी मालूम हुआ है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके मरीज़ पूरी दुनिया में बहुत ही कम है, ना होने के बराबर। मरीज़ नहीं है तो उन पे तहक़ीक़ भी वैसे नहीं हुई जैसे उन्हें चाहिए थी। नतीजा क्या होगा? डॉक्टर्स के पास दूसरी बीमारियों की निस्बत इसके बारे में कम मालूमात है। इलाज कामयाब होगा या नहीं ये भी सब हवा में है। और मैं भी, मैं बस दवाओं और तजुर्बों के खेल का एक हिस्सा हूँ। ये मेरा खेल नहीं था भाई, ना तो एक फुल स्पीड वाली बुलेट ट्रेन में सवार था। मेरे तो ख्वाब थे, कुछ काम थे जो करने थे, कुछ ख्वाहिशें थी, कुछ टारगेट थे, कुछ तमन्नाएं थी, आरज़ुएं थी और मैं बिल्कुल उनके दरमियान में लटका हुआ था। अब क्या होता है कि पीछे से अचानक कोई आकर मेरा कंधा थपथपाता है। मैं जो मुड़कर देखता हूँ तो ये टिकट चेकर है। तुम्हारा स्टॉप आने वाला है बाबू, चलो अब नीचे उतरो। मैं एकदम परेशान हो जाता हूँ। नहीं नहीं भाई मियाँ, मेरी मंजिल अभी दूर है यार। और फिर टिकट चेकर मुझे समझाने वाले अंदाज में कहता है, ना यही है, स्टॉप तो बस यही है। हो जाता है, कभी कभी एक ऐसा भी हो जाता है। उस अचानक पल में फंस के मुझे समझ आ गई कि हम सब किस तरह समंदर की बेरहम लहरों के ऊपर तैरते एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े की तरह हैं हम। बेयकीनी की हर बड़ी लहर के आगे हम तो बस अपने एक छोटे से वजूद को संभालने में लगे रहते हैं, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। हरा समंदर, गोपी चंदर, बोल मेरी मछली, कितना पानी, इतना पानी तो बस पानी, बेरहम पानी। वक्त की मौजों के थपेड़ों में तैरती न मालूम हस्ती और पानी। इस मुसीबत में फंसने के बाद जब मैं एक दिन डरा सहमा हुआ अस्पताल जा रहा था तो मैंने अपने बेटे से यूं ही बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे इस वक्त अपने आप से कुछ नहीं चाहिए। हाँ बस इतना ज़रूर कि यार इस अजाब से मैं इस तरह ना गुज़रूं जैसे अब इस वक्त गुज़र रहा हूँ। मुझे अपना सुकून, अपना इत्मीनान वापस चाहिए। ये जो डर, जो ख्वाब, जो परेशानियाँ मेरे कंधों पर चढ़ बैठी हैं, मैं इन्हें उठाकर फेंक देना चाहता हूँ। मैं ऐसे काबिल रहम किस्म की हौनक हालत में मैं मज़ीद नहीं रहना चाहता। इस बीमारी का शिकार होने के बाद मेरी वाहिद ख्वाहिश यही थी। और फिर अपनी तकलीफ़ की तरफ मेरा ध्यान चला गया। मतलब इतने अरसे से मैं बस अपनी तकलीफ़ झेल रहा था, बर्दाश्त करता था, दर्द की शिद्दत का एहसास कर रहा था, लेकिन इस पूरी मुद्दत में कोई भी चीज़ उसे ख़त्म नहीं कर पा रही थी। कोई हमदर्दी, प्यार भरे बोल, कोई हिम्मत बंधाने वाली बात, कुछ भी नहीं। उस वक्त पता है कैसा लगता था, जैसे पूरी कायनात सिर्फ एक चीज़ का रूप धार चुकी है, दर्द, खौफनाक दर्द। वो दर्द जो हर चीज़ से बड़ा है। हर चीज़ से मायूस होकर थका हारा बेहाल जब मैं अस्पताल के अंदर दाखिल हो रहा था तो सामने की तरफ मेरी नज़र पड़ी। ये लंदन का एक अस्पताल था। सामने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड था। वो लॉर्ड जिसे देखना मेरे बचपन की सबसे बड़ी हसरत था। और अब उस तकलीफ़ के दौरान वहाँ लगा के विवियन रिचर्ड का एक बड़ा सा हंसता हुआ पोस्टर भी मुझे अपनी तरफ खींच नहीं सका। दुनिया तो जैसे अब मेरे काम की ही नहीं रही। खैर, उस अस्पताल में एक कोमा वार्ड भी था। वो सारे मरीज़ जो लंबे अरसे के लिए होश और बेहोशी बल्कि ज़िंदगी और मौत के दरमियान लटके हुए थे, वो उधर रखे जाते थे। ऊपर
बिल्कुल मेरे वार्ड के ऊपर वाले कमरे में। एक दिन मैं अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था तो जैसे एक धमाका हुआ। गेम ऑफ लाइफ और गेम ऑफ डन के बीच में है क्या? एक सड़क। क्रिकेट को गेम ऑफ लाइफ भी कहते हैं। एक तरफ एक अस्पताल है और उसके सामने दूसरी तरफ एक स्टेडियम, और दोनों में खेले जाने वाले खेल की एक चीज़ कॉमन है, बेयकीनी। ना लॉर्ड स्टेडियम में पता है कि अगली गेम में क्या होगा, ना अस्पताल में अगली सांस का पता है। कामिल बेयकीनी। ये फीलिंग जैसे मेरे अंदर उतर गई। अब मुझे कायनात की वो शर्त, उसकी ताकत और उसके निज़ाम सब कुछ कहीं ना कहीं समझ आना शुरू हो गए थे। आखिर मेरा अस्पताल एक खेल के मैदान के सामने क्यों था, और सिर्फ मैंने ही इस बात को इतनी शिद्दत से महसूस क्यों किया? ये सब मुझे आपस में जुड़ा हुआ लगने लगा। तो समझो कि बस जो चीज़ यकीनी है वो बेयकीनी है, यानी बेयकीनी के अलावा इस पूरी कायनात में कुछ भी ऐसा नहीं जिसे यकीनी कहा जा सके। अब जब सभी बेयकीनी के भाव में है तो मैं क्या और मेरी बेयकीनी क्या? मुझे तो बस अपनी बाकी रह जाने वाली ताकत को संभालना है और अपने हिस्से का खेल अच्छी तरह से खेलना है। दैट्स इट। तो बस उस एक लम्हे के बाद मुझे समझ आ गई। मैं जान गया कि नतीजा जो भी निकले मुझे इस हकीकत को जानना होगा, और ये सब कुछ ऐसा ही है। चाहे मेरे पास 8 महीने बचे हैं, चाहे 2 माह, ये बेशक 2 और साल, ये बेशक 2 मज़ीद साल, सब कुछ एक तूफ़ानी लहर में है। उसके बाद तमाम खदशे, तमाम डर, तमाम खौफ, परेशानियाँ, सब कुछ धुंधले होते गए और मेरा दिमाग इन सब से खाली हो गया। सारी उम्र में पहली बार तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि आज़ादी का मतलब कोई वाकई में है। ऐसा लगता था जैसे मुझे कोई बड़ी कामयाबी मिली है, जैसे ज़िंदगी का एक जादू भरा जायका मुझे पहली बार चखने को मिला है, और ये सब मेरे जिस्म की एक एक पूर में उतर चुका था। इस पूरी बीमारी के दौरान लोग मेरे लिए दुआएं करते रहे। वो लोग जिन्हें मैं जानता हूँ, जिन्हें मैं नहीं भी जानता, वो सब मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ औकात में मेरे लिए दुआएं करते रहे, और मुझे लगा कि उन सब की दुआएं मिलकर एक हो गई। एक बड़ी सी ताकत, जैसे एक बड़ी सी लहर की मौज की ताकत होती है, वो बस शरीर की हड्डी से मेरे अंदर तक उतर गई और मेरी खोपड़ी के अंदर उसने अपनी जड़ें बना ली है। अब वो उधर उगती रहती है, कभी एक छोटा सा उम्मीद का पौधा, कभी एक पत्ता, कभी नरम सा तनाव। मैं उसे देखता हूँ और खुश होता रहता हूँ। इतनी सारी दुआओं के नतीजे में जो भी एक फूल उगता है, जो भी एक नई टहनी निकलती है, जो भी एक पत्ता आता है, वो मुझे सिर्फ खुशगवार सी हैरत और खुशियाँ देता है। तो वो जो नन्हा सा लकड़ी का टुकड़ा है ना, उसे क्या ज़रूरत है कि वो पानी के बहाव का रुखमा दिलने की कोशिश करे? उसे ये बात समझ लेनी चाहिए कि हम सब कुदरत की गोद में बैठे हैं, जो हमें हल्के फुल्के झूले दे रही है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कुछ भी कम। दैट्स इट। खतरनाक इस कैंसर की गोद में बैठकर इरफान खान ने ये